नमस्कार, मैं प्रेरित कुमार। लेट्स डिकोड में आज हम बात करेंगे कि कैसे नोएडा के सेक्टर 150 में एक 27 साल का युवा होनहार शख्स जो पेशे से इंजीनियर है, वह व्यवस्था यानी कि सिस्टम की नाकामियों की वजह से काल के गाल में समा जाता है। आज हम बात करेंगे लेट्स डिकोड में कि कैसे 27 साल का एक युवा अपनी जान बचाने के लिए लगातार 2 घंटे तक लोगों से गिड़गिड़ाता है, जद्दोजहद करता है। उसके पिता सामने उसे देख रहे होते हैं, लेकिन बेबस होते हैं, लाचार होते हैं और पूरी व्यवस्था के सामने वह शख्स कम होते हैं। जी हाँ, नोएडा सेक्टर 150 का रहने वाला युवराज मेहता जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और गुरुग्राम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। शुक्रवार की देर रात तकरीबन 11:15 बजे के आसपास वो शख्स अपने घर लौट रहा था। जिन सड़कों पे मैं खड़ा हूँ यही वो सड़क है। इसी सड़क से वह देर रात लौट रहा था और चारों तरफ धुंध ही धुंध था, यानी कि उस वक्त की जो विजिबिलिटी थी वह लगभग 0 मीटर की थी। और जब वह शख्स यहाँ से गुजर रहा था जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ से ठीक सामने जो आप मेरे पीछे की सोसाइटी देख रहे हैं, उस सोसाइटी में वह रहता था। लेकिन जिस तरीके से वह रात को लौट रहा था, वो शख्स सीधे एकदम आ रहा था और यहाँ से उसे राइट टर्न लेना था, लेकिन काफ़ी धुंध की वजह से, 0 मीटर विजिबिलिटी की वजह से उस शख्स को अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ से राइट लेना है और वह बिल्कुल सीधे आगे बढ़ा। और सीधे आगे बढ़ने के बाद जहाँ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं जो डिवाइडर बैरिकेड लगे हुए हैं, इसके ठीक दूसरे हिस्से में जो लगभग 40 फीट गहरा एक बेसमेंट है, एक गड्ढा है, उसमें जाकर उसकी गाड़ी थम से गिरती है और वह शख्स वहाँ पे लगता है। मैं आपको तस्वीरें दिखाते हुए पहले बताना चाहूँगा कि देखिए जहाँ मौजूद है ये जो जगह है, यहाँ भले ही आज बैरिकेड लगे हों, लेकिन काश ये बैरिकेड 2 दिन पहले लगे होते तो शायद हम सबों के बीच आज युवराज मेहता जिंदा होते। अगर आपको तस्वीर दिखाऊँ रफ्तार दिखा रही है। जो बीच का जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये जो तालाब नुमा हिस्सा है, जो एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे मॉल का निर्माण हो रहा था, उस जगह पर बीचों बीच उसकी गाड़ी गिरती है। युवराज मेहता की जब गाड़ी वहाँ गिरी, उसने अपने पिता को फोन किया। उसने जब अपने पिता को फोन किया तो उसके बाद उसके पिता को उसने बताया कि वह सामने का जो हिस्सा है, बेसमेंट का जो हिस्सा जहाँ बन रहा है, वहाँ वह पानी के बीच में डूब रहा है। किसी तरीके से उसने अपने पिता को फोन किया और उसके बाद वह गाड़ी से निकलकर वह शख्स जो है वह गाड़ी के ऊपर हिस्से पर वह जा बैठा। जब बैठा तो गाड़ी जो है वह अनबैलेंस होकर गिरने लगी, जिसके बाद वह गाड़ी पे पूरे हिस्से में वह लेट गया और वहां से फ्लैश लाइट जला करके उसने अपने पिता का इंतजार किया। उसके पिता जब इस जगह पहुंचे, उसके बाद पिता ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस को कॉल कर पुलिस को जानकारी दी। पिता के दावे के अनुसार पुलिस लगभग 20 से 22 मिनट बाद यहाँ पहुंची है और उसके बाद पुलिस ने फायर ब्रिगेड को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंची है। तब तक वह शख्स जो है लगातार वहां से लाइट, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर लोगों को इशारे कर रहा था, लोगों को बता रहा था। धुंध इतना ज्यादा था, कोहरा इतना ज्यादा था कि उस वक्त 0 मीटर विजिबिलिटी थी, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। सिर्फ उस शख्स की आवाज आ रही थी और उस शख्स का मोबाइल फोन की जो लाइट है उसके जरिए लोगों को समझ में आ रहा था। ऐसे में आपको बताना चाहूंगा कि जब वह शख्स जब आवाज दे रहा था, फिर जब यहाँ पे जो चश्मदीद था, चश्मदीद के मुताबिक, चश्मदीद ने टाइम्स नाउ भारत से हमसे बात करते हुए बताया कि उसके मुताबिक जो फायर ब्रिगेड की वो टीम थी वह लगातार वो कह रही थी कि अभी हम SDRF का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि SDRF की टीम आएगी वही यहाँ जाएगी, क्योंकि यहाँ इस बेसमेंट के अंदर काफी ज्यादा सरिया है, ऐसे में जाना यहाँ खतरों से खाली नहीं है। जिस तरह के मुनिंदर नाम के चश्मदीद ने यह दावा किया। लेकिन आपको बताऊंगा कि लगभग 2-2.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद जब यहाँ पर SDRF की टीम पहुंचती है, तब तक वह शख्स इस पानी में डूब चुका था, या यूं कहें कि वह शख्स जो है वह काल के गाल में समा चुका था। लेकिन अब हम लेट्स डिकोड में यह बात करेंगे कि आखिर इस पूरे हादसे की वजह क्या थी, आखिर युवराज मेहता की मौत कैसे हुई। तो उसके लिए पहले मैं आपको इस पूरी स्थिति को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए जहां मैं हूँ, इस जगह से देखिए कि ये जब सीधा युवराज मेहता इस सड़क से इस ओर बढ़ रहा था, जब इस सड़क से युवराज मेहता अपने घर की ओर जा रहा था, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि धुंध इतनी ज्यादा थी, कोहरा इतना ज्यादा था कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सामने एक गहरा खाई है। वो शख्स तेज रफ्तार से यहाँ से गुजर रहा था और
जो बैरिकेड आप देख रहे हैं, ये बैरिकेड 2 दिन पहले नहीं था। उसकी गाड़ी सीधे जाकर के जो कंस्ट्रक्शन जो बेसमेंट है वहां उसकी गाड़ी जाके अगर उस वक्त यह बेसमेंट अगर उस वक्त यह बैरिकेड लगा होता तो शायद आज युवराज हम सबके बीच में जिंदा होता। लेकिन सबसे बीच में बड़ा सवाल यह उठता है कि लगभग 31 दिसंबर की देर रात 31 दिसंबर 2025 को एक ट्रक के साथ भी यही हादसा हुआ था। वह ट्रक भी यहाँ पे कोई डिवाइडर नहीं, यहाँ पे कोई बैरिकेड नहीं थी, जिसकी वजह से वह ट्रक जो है सीधा जो पीछे का जो बेसमेंट का हिस्सा है वहाँ वह ट्रक जा गिरा। इस ट्रक के जा गिरने के बाद जो है वहाँ पर जो है वो लगभग 4 घंटे वो वहाँ फंसा रहा, क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर जोगिंदर था उससे जब हमने बात की तो उसने बताया कि यही वो जगह थी जहाँ पर वह 4 घंटे तक आप मेरे पीछे का जैसा ये टूटा हुआ जो ये देख रहे हैं दीवार, इसके ऊपर ट्रक लगभग 4 घंटे यहाँ पर फंसा रहा और उसका जो ड्राइवर था वह नीचे हिस्से में जा गिरा था और उस दौरान वह लगातार गिराता रहा, लोगों से चिपता रहा, लेकिन उसे किसी ने मदद नहीं करी। एक डिलीवरी एजेंट ने यहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर के उसे बचाया। लेकिन 31 दिसंबर 2025 की देर रात जो घटना हुई, अगर उससे प्रशासन अगर सबक लेता तो शायद युवराज मेहता हम सबके बीच में जिंदा होता। तो सबके बीच में बड़ा सवाल यह उठता है कि यह महज एक हादसा था या फिर इस हादसा नहीं बल्कि यह सिस्टम की नाकामियों की वजह से एक हत्या थी। कई सारे सवाल उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर जब 31 दिसंबर को जब पूरी घटना हुई थी उसके बाद भी प्रशासन ने क्यों सबक नहीं लिया, अथॉरिटी ने क्यों सबक नहीं लिया। अगर अथॉरिटी ने उस वक्त सबक लिया होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। बैरिकेड लगा दिए जाते और अगर युवराज मेहता की अगर गाड़ी की रफ्तार में भी होती तो शायद बैरिकेड से गाड़ी को क्षतिग्रस्त हो सकते थे, लेकिन वो शख्स हमारे बीच में जिंदा रहता। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि वह कल्पना कितनी भयावह होगी कि लगभग 2 से ढाई घंटे तक एक शख्स जो है अपने गाड़ी की छत पे लेट कर लोगों से चिल्ला रहा है, गुजारिश कर रहा है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उसके बेबस पिता यहाँ खड़े होकर के लोगों से गिड़गिड़ा रहे हैं कि मेरे बेटे को बचा लो। लेकिन सिस्टम की नाकामियों की वजह से, एसडीआरएफ टीम के इंतजार की वजह से, पुलिस और प्रशासन के कोऑर्डिनेशन की वजह से वह शख्स सबके सामने बिलखता हुआ चिल्लाता हुआ दम तोड़ देता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस हादसे को लेकर के एक नया एंगल यह भी है कि ये जो प्लेआउट आप देख रहे हैं ये 13.29 लाख वर्ग किलोमीटर का है। ये जो पूरा हिस्सा है, इस हिस्से को यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी ने को विकसित करने के लिए दिया था। और ये जो पूरा क्षेत्र दिया था यह लोटस ग्रीन को दिया गया था और लोटस ग्रीन ने इसे जो है 2014 के आसपास लगभग 24 अलग अलग बिल्डर कंपनियों को सब्सिडी जो इसका जो है उसे जो है लीज पे दे दिया था। और उस दौरान जब अथॉरिटी को यह बात जानकारी पता लगी कि यहाँ पर जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र के तौर पर यहाँ पर निर्माण करने के लिए दिया गया था और जो अलग अलग जो कंपनियां जो बिल्डर कंपनियां हैं वह यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज कर रही है, वो यहाँ पर कमर्शियल निर्माण कर रही है, जिसके बाद अथॉरिटी ने यहाँ पर रोक लगा दिया था। क्योंकि अथॉरिटी के नियम के अनुसार अगर आप किसी भी जगह पर अगर स्पोर्ट्स सिटी को विकसित करते हैं तो वहां पर लगभग 70% जो क्षेत्र होना चाहिए वो स्पोर्ट्स एमिनिटीज होनी चाहिए, उसके अलावा 30% जो उसमें आप कमर्शियलाइज कर सकते हैं। लेकिन जब हम पूरी तरीके से कमर्शियलाइज कर रहा था तो लगभग साल 2020 में इस पूरे कंस्ट्रक्शन को नोएडा अथॉरिटी ने बंद कर दिया था। उसके बाद से सबसे यह हिस्सा ऐसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन प्रशासन के कान पर जू नहीं रहेगा कि ये जो पूरा हिस्सा है ये पूरा हिस्सा खाली है और इस हिस्से पे अगर पहले से अगर बैरिकेड लगा दिए जाते तो आए दिन जो हादसे होते हैं इस तरह के हादसे नहीं होते। हमने तमाम यहाँ के रहने वाले लोगों से हमने बात की तो उनका कहना था कि देर रात जब हम भी अपने घर लौटते हैं तो हमें इस बात का डर रहता है कि कहीं हमारी गाड़ी बेकाबू होकर के सीधे उस खाई में न चला जाए, क्योंकि लगभग 40 फीट गहरे जो खाई है उस खाई में उनके लिए काफी ज्यादा खतरा है। वहां पर उन्हें कोई बचा नहीं सकता। उस खाई के अंदर से जो है जो बेसमेंट का निर्माण हो रहा था वहां पर सरिया है। ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं कि आखिर अथॉरिटी कहां थी। अब जब पूरा हादसा हुआ है तो इस हादसे के बाद अथॉरिटी ने एक्शन के तौर पे दो निर्माण कंपनियों के ऊपर उन्होंने मामले दर्ज कर दिए। अथॉरिटी ने उस पूरे मामले के बाद जो है जांच बिठाई, उच्च स्तरीय कमेटी की जांच बिठाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उसके अलावा जो है तमाम अधिकारियों ने मिलकर के यह निर्णय लिया कि इस पे पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग है उस पर छानबीन की जाए। ऐसे में जो मॉनिटरिंग की जो टीम थी उन्हें उनके ऊपर जो है गाज गिराते हुए उनसे कारण बताओ नोटिस मांगा गया है और जेई को यहाँ से पूरी सेवाएं से निरस्त कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज ये जो सारे एक्शंस हो रहे हैं, आज ये सारी जो चीजें हो रही है, अगर ये पहले हुआ होता, अगर सिस्टम पहले से ही ज्यादा इतना एक्टिव होता तो क्या व्यवस्था की नाकामियों की वजह से युवराज मेहता की जान जाती? ऐसे कई बड़े सवाल हैं।
ऐसे सवाल है कि अगर पहले से अथॉरिटी अगर एक्टिव होता, अगर अथॉरिटी ने यहाँ पर समय समय पर आकर के छानबीन की हुई थी, जांच की हुई होती, तो अथॉरिटी को पता होता कि यहाँ पर किस तरह की स्थिति और हालात कितने भयावह हो सकते हैं। क्योंकि देखिए जहां मैं मौजूद हूं, मैं अपने वीडियो दर्शकों को एक बार चारों तरफ पैन करके तस्वीरों को दिखाई। देखिए यहाँ पर चारों तरफ हाई राइज बिल्डिंग है, यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इन तमाम जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं आप, इनमें हजारों परिवार रहते हैं। हजारों परिवार अगर इस बिल्डिंग में रहते हैं तो समझिए कि यहाँ पर हजारों परिवार का आना जाना हर दिन लगा रहता है। और ऐसे में पिछले लगभग 5 सालों से खुला हिस्सा, जहां सड़क के दूसरे हिस्से में लगभग 35 से 40 मीटर का एक गड्ढा है, वहां पर आप समझ सकते हैं कि वहां पर कितना बड़ा हादसा है। और इसी हादसे का शायद अथॉरिटी इंतजार कर रहा था, जिस वजह से शुक्रवार की देर रात युवराज मेहता जब अपने घर लौटने के लिए घर से निकला, दफ्तर से निकला था, तो अपने घर नहीं लौटा बल्कि काल के गाल में समा गया। और उसके पिता लोगों से बिलखते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि मेरे बेटे को बचा लो। सामने से बेटा लगातार चिल्लाता रहा, पापा मुझे बचा लो। लेकिन सिस्टम के जो लोग थे, तो आपके फायर ब्रिगेड के जो लोग थे, पुलिस की जो टीम थी, वह इंतजार में थी कि एसडीआरएफ की जब टीम आएगी तब इसे रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन एसडीआरएफ की टीम आते आते काफी देर हो चुकी थी और शनिवार की तड़के युवराज मेहता का शव निकाला गया। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि यह महज एक हादसा था या फिर सिस्टम की नाकामियों की वजह से युवराज मेहता की ये हत्या थी। प्रदीप के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, भारत।